नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरबीएससी इंड्यूस क्लासेस में। हम पढ़ रहे थे मुगलकालीन भारत और आज इस कक्षा में पढ़ने वाले हैं औरंगजेब के बारे में। मुगलकालीन जो शासन था, जो मुगलकालीन जो वंश था, जो मुगल वंश था, उसका अंतिम और ताकतवर शासक, अंतिम तो मतलब औरंगजेब के बाद और भी शासक आए, लेकिन अंतिम और ताकतवर शासक जो कह सकते हो वो औरंगजेब ही हुआ। औरंगजेब के बाद जो मुगल सत्ता थी वो डगमगाने लगी और उसकी शक्ति थी वो भी धीरे धीरे गौण होने लगी, कम होने लगी। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे औरंगजेब के बारे में। औरंगजेब ने 1658 से लेके 1707 तक अपनी सत्ता संभाली। अकबर के बाद लंबे समय तक शासन करने वाला जो मुगल वंश वाला व्यक्ति था वो औरंगजेब ही था। इसके पहले अकबर ने इतने लंबे शासन काल के लिए शासन किया हो। ठीक है ना। अभी औरंगजेब के बारे में एक साधारण सा परिचय ले लेते हैं। औरंगजेब का जन्म हुआ 3 नवंबर 1618 में हुआ। हालांकि इसकी जो जन्म है 3 नवंबर, जो तारीख 3 नवंबर है कि 4 नवंबर है, इसके विषय में थोड़ी सी इतिहासकारों में टकराहट है, किंतु फिर भी हम मान ले तो 3 नवंबर 1618 में इसका औरंगजेब का जन्म हुआ। और कहाँ हुआ? उज्जैन में हुआ। औरंगजेब के पिता का नाम था शाहजहां और उसकी माता का नाम था मुमताज महल, जिसके नाम से आज ताजमहल आप देख सकते हो, वही मुमताज महल। ठीक है ना। औरंगजेब का राज्य अभिषेक मतलब वो राजा कब बना? तो देखिए, जैसे कि हम सबको पता है कि औरंगजेब के पिता थे शाहजहां। शाहजहां जब थे तो सबसे पहले औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां को बंदी बनाया आगरे किले में। बंदी बनाने के बाद उसने अपने भाई, जो उसके अन्य 3 भाई थे, उन 3 भाइयों के साथ उसने युद्ध किया और उन 3 भाइयों की हत्या कर दी। उसके बाद औरंगजेब जो था वो शाहजहां बना, मतलब वो शासक बना। ठीक है ना। तो औरंगजेब का राज्य अभिषेक 2 बार हुआ। एक तो कब हुआ? जुलाई 1658 में एक तो इसका राज्य अभिषेक हुआ। और जैसे कि पता है कि जैसे ही औरंगजेब राजा बना तो उसका भाई था एक खुसरो नाम का व्यक्ति, जो औरंगजेब का ही बड़ा भाई था। तो उससे संघर्ष करने के बाद, उसकी हत्या करने के बाद औरंगजेब एक बार पुनः उसका राज्य अभिषेक हुआ औरंगजेब का, वो हुआ जून 1659 में। ठीक है ना। तो औरंगजेब का राज्य अभिषेक 2 बार हुआ, जुलाई 1658 में, और अपने भाई खुसरो की हत्या करने के बाद उसका राज्याभिषेक दूसरी बार हुआ जून 1659 में। ठीक है। औरंगजेब पहला ऐसा मुगलकालीन शासक था जिसकी सिर्फ एक ही पत्नी थी। ठीक है ना। तो उसकी पत्नी क्या नाम था? रजिया उद दौरानी, जिसका अगर अलग नाम हो, मतलब एक और उसका नाम हो तो दिलवास बानो बेगम भी हम कह सकते हैं। तो औरंगजेब की पत्नी का क्या नाम था? रजिया उद दौरानी उसकी पत्नी का नाम था। और औरंगजेब ने सिर्फ एक ही विवाह किया था, इसके अतिरिक्त और कोई विवाह नहीं किया था। औरंगजेब के विषय में ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो हमें पता होनी चाहिए, हम उन बातों को सभी को जान लेते हैं। ठीक है ना। देखिए, औरंगजेब जो था वो एक कट्टर सुन्नी मुसलमान था। मतलब औरंगजेब एक, मुसलमानों में 2 होते हैं, शिया सुन्नी। तो औरंगजेब कौन सा था? सुन्नी मुसलमान था। वो कैसा था? कट्टर था। कट्टर मतलब वो एक शासक था और उसके अलावा एक कट्टर शासक था अपने धर्म के प्रति। तो अपने राज्य को, अपने देश को उसी धर्म में धर्मांतरित करना चाहता था। कैसे? देखिए, हालांकि जो औरंगजेब था कट्टर था, सुन्नी मुसलमान था, तो उसने अपनी कट्टरता का परिचय देते हुए सारे नियम जो थे मुस्लिम के, जो मुस्लिम धर्म के जो नियम नीतियाँ होती है, वो सारे अपने राज्य की जनता पर थोपना उसने प्रारंभ किया। तो सबसे पहले उसने क्या किया कि कुरान को शासन का आधार बनाया, कि शासन चलेगा तो कुरान के आधार पर ही। मुसलमानों में होता ना शरीयत कानून, हाँ, शरीयत कानून के आधार पर ही शासन चलेगा। मतलब कोई भी कुछ गलत काम करेगा तो उसको दंड किसके हिसाब से मिलेगा? शरीयत कानून के हिसाब से उसको दंड मिलेगा। ठीक है ना। तो एक तरह से उसने कुरान के अनुसार शासन करने का आदेश दिया कि अब शासन जो है कुरान के आधार पर ही होगा। इसके अलावा उन्होंने 1665 के समय में औरंगजेब ने मंदिरों को तोड़ने का भी आदेश दिया कि हिंदुओं के जितने मंदिर है सबको तोड़ दो।
तो औरंगजेब ने मंदिर काफ़ी तोड़वाए। हालांकि अकबर को अगर छोड़ देते तो बाकी जो अन्य मुगल शासक थे उन्होंने मंदिरों को अच्छा खासा तोड़वाने में मतलब तोड़वाए थे अच्छे खासे, ठीक है ना। इसके अलावा उसने जो हिंदू व्यापारी थे, भाई जो बाजार होता है मार्केट लगता है, वहां पर जो हिंदू व्यापारी थे उन पर 5% 5% अधिक टैक्स लगाया, अधिक कर लगाया कि तुम हिंदू व्यापारी हो इसीलिए तुम 5% ज्यादा टैक्स दोगे, ज्यादा कर दोगे। क्यों दोगे भाई? क्योंकि तुम हिंदू व्यापारी हो। अगर तुम्हें 5% कर नहीं देना तो मुस्लिम धर्म को स्वीकार कर लो, सीधी सी बात है। तो इस प्रकार को उसने टैक्स भी लगाए। और 1679 में उसने पुनः जजिया लगाया। जजिया मतलब क्या होता है? जो गैर मुस्लिम लोग होते हैं, जो गैर मुस्लिम होते हैं, जो मुस्लिम धर्म के नहीं होते, जो गैर मुस्लिम होते हैं, जैसे हिंदू हो गया, जैन हो गया, तो उन पर एक टैक्स लगाया जाता है जिसको जजिया कहते हैं कि तुम मुस्लिम धर्म के नहीं हो फिर भी इस राज्य में रहते हो इसलिए तुम्हें टैक्स देना पड़ेगा। हालांकि इस टैक्स जो ये टैक्स था ये पहले से चलते हुए आ रहा था, लेकिन अकबर ने इस जजिया टैक्स को हटा दिया था। लेकिन औरंगजेब ने वापस से पुनः इस टैक्स को 1679 में पुनः इस जजिया टैक्स को क्या किया? लगा दिया, ठीक है ना। इसके अतिरिक्त मुस्लिम धर्म में जो जो पाबंदियां थी उन सबको उसने लगाना स्टार्ट किया। सबको उन्होंने, औरंगजेब ने मतलब पूरा जो राज्य था उसने मुस्लिम धर्म के अकॉर्डिंग ही चलाया। तो उसने क्या किया कि दरबार में संगीत और नृत्य, मतलब हमने देखा होगा कि अकबर में भी जो संगीत होता था, नृत्य होता था। अनारकली जो एक बहुत अच्छी नृत्य का मतलब नृत्य क्या थी उसका नाम अपने सब अवश्य सुना होगा। तो जो पहले नृत्य होता था दरबार में उसको भी उसने क्या कर दिया? बंद कर दिया। हालांकि उसने संगीत और नृत्य पर भले उसने पाबंदियां लगा दी हो औरंगजेब ने, किंतु औरंगजेब खुद एक अच्छा वीणा बजाने वाला व्यक्ति था। औरंगजेब खुद स्वयं ही एक अच्छा वीणा बजा सकता था, वीणा बजाने में कुशल था औरंगजेब। उसके बावजूद उसने संगीत और नृत्य पे पाबंदियां लगा दी। जबोखा दर्शन मतलब जो राजा होता था वो आके जनता को दर्शन देगा, मतलब उसको जबोखा दर्शन कहते हैं। जबोखा दर्शन, तुलादान मतलब जो राजा है उसके तोल के बराबर ही सोना चांदी तोल के जनता में दान दिया जाता था, तो उसको तुलादान कहते हैं। मतलब राजा का वजन अगर 50 किलो है तो 50 किलो सोना चांदी तोल के जनता को दान दिया जाता था, उसको क्या कहते हैं? तुलादान। तो जबोखा दर्शन, तुलादान और जो दरबार में होली दिवाली के जो त्योहार होते थे जो कि हिंदू धर्म में होते हैं, होली दिवाली होते हैं, इन सब पे भी क्या किया उसने? प्रतिबंध लगा दिया, पाबंदियां लगा दिया। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि औरंगजेब एक कट्टर मुस्लिम शासक था और वो अपने राज्य को एक मुस्लिम धर्म वाला राज्य बनाना चाहता था। मतलब उसका जो उसका राज्य का क्षेत्र था वो उसको मुस्लिम धर्म वाला राज्य बनाना चाहता था। औरंगजेब हमेशा कहता था कि जो हिंदुस्तान है वो एक मुस्लिम राष्ट्र नहीं है, किंतु औरंगजेब की ये चाहत थी कि वो उसको मुस्लिम राष्ट्र बनाए, किंतु अंततः वो उस पर असफल हुआ। अंततः क्या हो गया? वो असफल हो गया, बना नहीं सका, क्योंकि उस समय भी मतलब अलग अलग लोग थे, जो जनता थी उसने औरंगजेब का काफ़ी विरोध किया। अलग अलग जो शासक थे उन्होंने भी औरंगजेब का क्या किया? विरोध किया। यहाँ तक कि उसका जो पुत्र हुआ जिसका नाम था अकबर, औरंगजेब का एक पुत्र हुआ उसका नाम था अकबर, उसने भी औरंगजेब के खिलाफ जो ये नीति थी इसके खिलाफ उसने भी विद्रोह किया था। वो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए औरंगजेब के लिए प्रमुख विद्रोह कौन कौन से थे, मतलब औरंगजेब ने प्रमुख उसके काल में ऐसे कौन कौन से विद्रोह आए जो प्रमुख रूप से उसको मतलब जीते, उसने संधिया की, कौन कौन से वो विद्रोह थे। तो सबसे पहला है जाट विद्रोह। जाट एक जाति है, आपने नाम अवश्य सुना होगा, राजस्थान में हरियाणा में है, ठीक है ना। 1668 के समय में गोकुल के नेतृत्व में विद्रोह हुआ। मतलब जाटों ने, जो जाट थे उन्होंने गोकुल नाम का एक उनका प्रतिनिधि था, उनके नेतृत्व में औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह किया 1668 में। फिर तिलपत का युद्ध हुआ और उस तिलपत के युद्ध में गोकुल क्या हो गया? पराजित हो गया। करीबन 1670 के आसपास ये तिलपत का युद्ध हुआ था और उसमें गोकुल क्या हो गया था? पराजित हो गया था। औरंगजेब ने उसकी हत्या कर दी थी। गोकुल के बाद उसका भतीजा उत्तराधिकारी बना जिसका नाम था राजाराम। गोकुल का भतीजा
उत्तराधिकारी बना राजाराम, और उसने 1686 में क्या 1686 में सारे जाटों को इकट्ठा किया और जाटों ने राजाराम के नेतृत्व में जो अकबर की हड्डियां थी, मतलब मुस्लिम धर्म में क्या होता है, किसी की मृत्यु होती है तो उसको जमीन में जो है खड्डा खोद के दफनाया जाता है। ये मुस्लिम धर्म का रीति रिवाज है। लेकिन भाई जाट तो पहले से इससे नाराज थे, इसकी जो नीतियां थी उससे नाराज थे। तो जाटों ने क्या किया, राजाराम के नेतृत्व में जाटों ने जो अकबर की जो अस्थियां थी, जो हड्डियां बची कुची हुई थी, पहले तो अकबर की जाके मजार को खोदा, उसमें जो हड्डियां निकली बची कुची हुई, उन हड्डियों को क्या कर दिया, जला दिया। और जलाना मुस्लिम धर्म में तो है नहीं कि आप किसी की हड्डियों को जला दो, ये तो चलता है नहीं, ठीक है ना। तो इससे औरंगजेब जो है काफी गुस्से में आग बबूला हो गया और इसी के चलते उसने राजाराम की भी क्या कर दी, हत्या कर दी। और ये जाटों का विद्रोह जो है लगातार चलता ही रहा, राजाराम के बाद भी उसके उत्तराधिकारी आते रहे और छुटपुट आंदोलन जो है इनका जाटों का आगे चलता ही रहा, ठीक है ना। तो ये हो गया जाटों का विद्रोह। इसके बाद आता है सतनामियों का विद्रोह। सतनामी से क्या तात्पर्य है, सनातनी, जो सनातन धर्म को मानने वाले हैं, ठीक है, जो वैदिक धर्म को मानने वाले वो, ठीक है ना। तो सतनामी भी जो थे वो भी औरंगजेब से किस वजह से नाराज थे, धार्मिक मुद्दों को लेके, कि जो औरंगजेब की जो ये नीति है, ये जो धर्म के आधार पर शासन करने की नीति है, इसके चलते सतनामी भी औरंगजेब से क्या थे, नाराज थे, जिसके कारण सतनामियों में और औरंगजेब में क्या हुआ, विद्रोह हुआ। ये विद्रोह जो है नारमोल और मेवात के क्षेत्रों में ये विद्रोह हुआ, ठीक है ना। इसके बाद सबसे मशहूर जो सबसे प्रसिद्ध विद्रोह है वो है सिख विद्रोह औरंगजेब के लिए, ठीक है ना। तो औरंगजेब ने, देखिए औरंगजेब क्या चाहता था, और औरंगजेब चाहता था कि हिंदुस्तान जो है वो एक मुस्लिम राष्ट्र बन जाए। तो उस समय जो सिखों के 90 गुरु थे, उन गुरु का नाम क्या था, गुरु तेग बहादुर सिंह जी, जो सिखों के 90 गुरु थे, उन्होंने औरंगजेब की इस नीति का विरोध किया और बड़े जोर शोर से इसका विरोध किया। औरंगजेब ने सोचा कि क्यों ना मैं गुरु तेग बहादुर को ही इस्लाम धर्म में ला लूं, क्यों ना मैं गुरु तेग बहादुर को ही मुस्लिम बना दूं। इससे क्या होगा कि गुरु तेग बहादुर जी के जितने भी अनुयायी हैं वो भी क्या हो जाएंगे, मुस्लिम हो जाएंगे, वो भी अपना धर्म क्या है बदल लेंगे। तो औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर से इस्लाम धर्म स्वीकार करने के लिए कहा, किंतु गुरु तेग बहादुर ने ये जो इसकी जो ये बात थी इसको मानने से इनकार कर दिया। और अंततः औरंगजेब ने गुस्सा होकर, आपको पता है, सुना होगा, दिल्ली में इनको मतलब 5-6 दिन पहले तड़पाया, फिर इनकी जो है गला काट के हत्या कर दी थी औरंगजेब ने, आपको अगर इतिहास पता होगा तो इस प्रकार गुरु तेग बहादुर की औरंगजेब ने क्या कर दी, हत्या कर दी 1675 में। क्योंकि हत्या इस्लाम धर्म को स्वीकार नहीं करने पर, गुरु तेग बहादुर ने इस्लाम धर्म को स्वीकार करने से ही मना कर दिया कि मुझे नहीं करना, मैं अपने धर्म से खुश हूं, ठीक है ना। 90 गुरु तेग बहादुर जी की हत्या कर दी थी। इसके बाद औरंगजेब ने राजपूतों के साथ भी विद्रोह हुआ। देखिए औरंगजेब के जितने भी विद्रोह हुए ना, अधिकतर विद्रोह वो क्यों हुए, धर्म के मुद्दे पर ही। औरंगजेब ये चाहता था कि वो हिंदुस्तान को मुस्लिम राष्ट्र बनाए, मुस्लिम देश बनाए, किंतु भाई और भी तो रियासतें थी उस समय, और भी तो राजा थे, और भी तो शासक थे, और भी तो धर्म के लोग थे, है ना। तो सब लोग तो उससे नाराज होंगे, सब लोग तो उसका विरोध करेंगे ही। तो राजपूतों ने भी, हालांकि जो राजपूत थे इनका मुगलों से काफ़ी अच्छा संबंध था। जो अकबर की पत्नी थी जोधाबाई, वो भी कछवाहा वंश की थी, फिर भी, और जो राजपूत थे मुगल वंश से अकबर जो है उसके फिर उसका पुत्र हुआ, इन सबसे अच्छा तालमेल बनता था राजपूतों का। किंतु हुमायूं जो अकबर था, जो ये औरंगजेब था, इस औरंगजेब की जो कट्टर नीति थी, जो धर्म के आधार पर जो नीति थी, उससे राजपूत भी क्या हो गए, नाराज हो गए। और नाराज होने के कारण मारवाड़ और मेवाड़ के क्षेत्रों में विद्रोह हो गया। क्या हो गया, विद्रोह हो गया। और इसी समय जो औरंगजेब का पुत्र था अकबर, मैंने आपको बताया पहले, औरंगजेब का पुत्र था अकबर, वो भी राजपूतों से जाके मिल गया। औरंगजेब के पुत्र अकबर को भी स्वीकार, ये जो नीति थी ये पसंद नहीं थी, और उसने क्या किया, जाके राजपूतों से मिल गया। तो राजपूतों ने क्या कहा कि अकबर को, कि अकबर आप जाके अपने पिता से गद्दी
चीन के आप मुगलों के राजा बन जाओ, हम आपका इस युद्ध में साथ देंगे, हम आपके पिता औरंगजेब को हराने में आपका साथ देंगे। तो अकबर तो चल लिया विद्रोह करने के लिए अपने पिता के खिलाफ, किंतु लास्ट में जाते जाते जो ये राजपूत थे, जो मारवाड़ और मेवाड़ के क्षेत्र थे, ये पीछे हट गए। इन्होंने औरंगजेब के खिलाफ युद्ध लड़ने से मना कर दिया। क्यों कर दिया? यहाँ पे भी एक अच्छा कारण है, इसके पीछे भी एक बहुत बढ़िया कारण है। क्यों? क्योंकि औरंगजेब को ये पता चल गया था कि उसका पुत्र उसके खिलाफ विद्रोह करने के लिए तो आ ही रहा है। तो औरंगजेब ने यहाँ पे एक अच्छी चाल चली और उसने ऐसा लेटर लिखवाया, एक ऐसा खत लिखवाया और उस खत को राजपूतों में भिजवा दिया। मतलब उस खत को राजपूतों के पास मतलब भिजवा दिया। ऐसा लगा कि लीक हो गया, आप कह सकते हो, जैसे पेपर लीक होता है ना, वैसे ही खत लीक हो गया। और औरंगजेब अपने बेटे को, मतलब अकबर को खत लिखता है कि बेटे तेरी और मेरी जो प्लानिंग थी, मतलब मैं से आम भाषा में बोल रहा हूँ कि बेटे तेरे और मेरे बीच की जो प्लानिंग थी वो अब सफल होने वाली है। तुम राजपूतों को लेके मेरे से संघर्ष करने आ रहे हो, मैं राजपूतों को बंदी बना लूंगा, तो इससे जो है राजपूतों के जो क्षेत्र है वो भी हमें अधीन आ जाएंगे, पूर्णतः अधीन आ जाएंगे। तो ये बात जो थी राजपूतों को पता चल गई। हालांकि जो औरंगजेब था यहाँ पे अपने पुत्र को ऐसा किसी प्रकार की कोई बात हुई नहीं, ये तो खाली औरंगजेब ने झूठ मूठ का पत्र बनाया और राजपूतों के बीच में लगा दिया, भेज दिया राजपूतों के बीच में। मतलब ऐसा हुआ कि गलती से ऐसा आया, मतलब लीक कर दिया कह सकते हो। तो राजपूतों ने उस पत्र को पढ़ा और राजपूतों ने सोचा कि ये अकबर और औरंगजेब तो दोनों एक ही है, ये तो हमें फंसाने के लिए उल्टा आया है। ठीक है, तो इसी के कारण राजपूतों ने अकबर की ओर से लड़ने से मना कर दिया और पीछे हट गए। तो यहां पे भी ये क्या हो गया, राजपूतों का और औरंगजेब का विद्रोह हो गया। तो अभी जो अकबर था ये भाग के कहा गया, अपनी जान तो बचाएगा ना भाई। औरंगजेब जो अपने सगे भाइयों को मार सकता है सत्ता के लिए, वो औरंगजेब अपने बेटे को बख्शेगा क्या? नहीं बख्शेगा। तो औरंगजेब भाग के गया, महाराष्ट्र में आ गया, मराठा साम्राज्य में आ गया, संभाजी महाराज के पास। आगे देखते हैं। अगला जो विद्रोह है वो औरंगजेब का मराठाओं के साथ ही विद्रोह हुआ। औरंगजेब ने जयसिंह को दक्कन का गवर्नर नियुक्त किया था। दक्कन जो यहाँ पे इलाका है, आप देखोगे थोड़ा सा, जो भारत ऐसा है ना, तो यहाँ पे जो इलाका, ये सब दक्कन का इलाका है, ठीक है ना। तो औरंगजेब ने जयसिंह को क्या किया, दक्कन का गवर्नर, मतलब कह सकते हो वो गवर्नर नियुक्त किया। गवर्नर मतलब अच्छा शब्द मैं भूल जा रहा हूं थोड़ा बहुत, सूबेदार, हाँ, दक्कन का उसको सूबेदार नियुक्त किया और जयसिंह को। जयसिंह कौन था? वही कछवा वंश का राजा था जयसिंह, ठीक है ना। तो जयसिंह को उसने दक्कन का राजा नियुक्त किया। जून 1665 में जयसिंह और छत्रपति शिवाजी महाराज के बीच में, जून 1665 में छत्रपति शिवाजी महाराज और जयसिंह के बीच में पुरंदर की संधि हुई और उस संधि के तहत छत्रपति शिवाजी महाराज ने 23 किले जयसिंह को दे दिए। तो एक तरह से यहाँ पे औरंगजेब की जो है सांकेतिक जीत हो गई, ऐसे कह सकते हो, ठीक है ना। तो 23 किले छत्रपति शिवाजी महाराज ने जयसिंह को दे दिए संधि के तहत। फिर इसके पहले, ये किले देने से पहले 1660 में जयसिंह ने छत्रपति शिवाजी महाराज को बड़ी मुश्किल से मनाया कि वो आए और औरंगजेब के दरबार में औरंगजेब से मिले। छत्रपति शिवाजी महाराज बड़ी मुश्किल से माने और छत्रपति शिवाजी महाराज चले गए औरंगजेब के दरबार में। तो जैसे ही औरंगजेब के दरबार में छत्रपति शिवाजी महाराज गए 1660 में, तो वहां पर औरंगजेब ने अच्छा मौका देख के छत्रपति शिवाजी महाराज को बंदी बना लिया। हालांकि छत्रपति शिवाजी महाराज को इस प्रकार का पहले से अंदाजा था कि ऐसा कुछ हो सकता है, तो उन्होंने पूरी जो प्लानिंग थी वो बना के ही आए थे पहले से कि अगर औरंगजेब बंदी बना लेगा तो क्या होगा। तो उन्होंने बंदी बनने के बाद बड़े आराम से औरंगजेब की कैद से छूट के अपनी शक्ति का उपयोग करके अपने साथियों की सहायता से औरंगजेब के कैद से निकल गए। ये पूरा विस्तारित घटना को हम जब छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में पढ़ेंगे तब आप अब अवश्य ही इस घटना के बारे में विस्तारित रूप से पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो ये हो गया छत्रपति शिवाजी महाराज मतलब मराठों के साथ विद्रोह। अभी देखो, जब ये
अकबर जो है, अकबर ये भाग के क्या कहाँ आ गया, मराठों के बीच में। छत्रपति शिवाजी महाराज की जो है मृत्यु हो चुकी थी, उनके पुत्र थे संभाजी महाराज। तो संभाजी महाराज ने औरंगजेब के पुत्र अकबर को क्या दी थी, शरण दी थी, ठीक है ना। तो अभी औरंगजेब जो था वो अकबर का पीछा करते करते मराठों तक, मतलब जो मराठा प्रदेश था वहां तक आ गया था, और सप्तपति जो शाहू महाराज थे उनकी भी हत्या औरंगजेब ने की थी। इसके बाद यहां से अकबर जो है, ये जो औरंगजेब का पुत्र है, यहां से शाहू महाराज की हत्या होने के बाद अकबर और डर गया और भाग के कहा गया, दक्षिण साइड आ गया, ठीक है ना। तो औरंगजेब इसके पीछे पीछे आ गया और कहाँ पे आया, दक्षिण भारत साइड। कब आया, 1682 में। 1682 में दक्षिण भारत साइड आया और उसने बीजापुर में सबसे पहले 1686 को बीजापुर के क्षेत्रों को अपने अधीन किया। उसके बाद गोलकुंडा में 1687 को भी उसने अपने अधीन किया। और कहते हैं कि औरंगजेब जब दक्षिण में आया तो दक्षिण का होके ही रह गया, अंततः फिर वो उत्तर की साइड नहीं गया, और इसी कारण से उत्तर की साइड जो है वो मुगल सत्ता कमजोर होने लगी। औरंगजेब की मृत्यु भी दक्कन के क्षेत्र में ही अंततः हुई, ठीक है ना। तो 1707 में अहमदनगर में औरंगजेब की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। तो औरंगजेब दक्षिण के साइड तो आया, उत्तर के साइड भाई जो उसकी राजधानी थी वो तो ऐसी ही पड़ी थी। तो उसी कारण से जो है मुगलों का जो कहते हैं ना शक्ति जो है घटने लगी। तो औरंगजेब वापस उत्तर साइड लौट के ही नहीं गया, उसकी मृत्यु हुई दक्षिण साइड हो गई, दक्कन के पटाव में हो गई, ठीक है ना। तो इसी कारण से जो मुगल साम्राज्य था थोड़ा सा कमजोर होने लगा। और 1707 में अहमदनगर में औरंगजेब की मृत्यु हो गई, और उसकी मृत्यु के बाद बहादुर शाह मुगल 1707 में गद्दी पर बैठा। बहादुर शाह मुगल 1707 में गद्दी पर बैठा, और 1711 में ईस्ट इंडिया कंपनी वही जिसने भारत पर पहले व्यापार के माध्यम से, उसके बाद अपनी सरकार बनाई और भारत पर कई सालों तक शासन किया, मतलब अंग्रेजों ने, ठीक है ना। तो 1711 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने बहादुर शाह के दरबार में एक शिष्टमंडल दरबार में भेजा, शिष्टमंडल भेजा, उन्हें सेवा आग्रह कुछ इस प्रकार का भेजा, ठीक है ना। इसी ईस्ट इंडिया कंपनी की एक डोना जुलियाना डायस नाम की एक ईसाई महिला थी। उस ईसाई महिला के प्रभाव में बहादुर शाह आ गए। और बहादुर शाह, सीधी सी बात है, किसी महिला के प्रभाव में आने के बाद क्या होता है किसी व्यक्ति का, ठीक है ना। तो डोना जुलियस डायस को बहादुर शाह ने खातून, बीबी इस प्रकार की उपाधि से उसको नवाजा, ठीक है ना। बहादुर शाह ने जो पुर्तगालियों के हितों की रक्षा की, ठीक है ना। बहादुर जो शाह थे उन्होंने पुर्तगालियों के हितों की रक्षा की थी। देखिए, बहादुर शाह के बाद से ही मुगल साम्राज्य का जो है पतन तो होने लगा था, अंततः मुगल साम्राज्य कमजोर होने लगा था। फिर अंग्रेज आए और अंग्रेजों ने शासन किया, और फिर भारत जो है अंग्रेजों को भगा के आज़ाद हो गया। आपको ये तो पता ही होगा। 1712 में, और 1712 से लेकर के, मतलब बहादुर शाह के शासक बनने के बाद से लेकर के 1757 तक जो मुगल दरबार था वो षड्यंत्र और हत्या का केंद्र बन गया था। षड्यंत्र मतलब किसी न किसी के खिलाफ षड्यंत्र बनाए जाते थे, कोई ना कोई चाल बचाई जाती थी, फिर हत्या होती थी। तो इस प्रकार के कि भाई चलो हम इसके खिलाफ षड्यंत्र बचते, ये इसके खिलाफ बचेगा, इससे इसकी हत्या हो जाएगी, इससे इसकी हत्या हो जाएगी, फिर शासक मैं बन जाऊंगा। तो इस प्रकार से जो षड्यंत्र और हत्या का केंद्र क्या बन गया था, मुगल दरबार बन गया था 1712 से लेकर 1757 तक। और उस समय जो तत्कालिक राजनीतिक शक्ति थी वो भी धीरे धीरे गौण होने लगी थी, कम होने लगी थी, ठीक है ना। तो इसीलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा कि औरंगजेब जो था वो अंतिम शक्तिशाली मुगल शासक था। इसके बाद जितने भी मुगल शासक आए वो इतने शक्तिशाली थे नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे आज हमने पढ़ा मुगल, मतलब औरंगजेब के विषय में पढ़ा। इसके संबंध में आपको किसी भी प्रकार कोई भी डाउट हो तो आप अवश्य ही नीचे कमेंट कीजिए, मैं आपको बताने का अवश्य ही प्रयत्न करूंगा, अवश्य ही कोशिश करूंगा। वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है यार। वो एक लाल सब्सक्राइब का बटन उसको काला कर दीजिए, काला लाइक का बटन उसको नीला कर दीजिए, बाकी कुछ करना है नहीं। इससे हमें थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिलेगा। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।